ओके बेटा, चलिए बेटा, आज हम लोग इस टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे और यह हमारा सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस होगा। कौन सा डिवाइस होगा? ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस में सबसे पहला हमने डिवाइस लिया है प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म किसी भी रे या फ्लाइट को क्या करता है? बेंड करता है, यानी कि उसके पाथ को चेंज करता है। एक दूसरा भी काम करता है, डिस्पर्सन करता है। तो उसको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उस एप्लीकेशन को। यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट बाय ए प्रिज्म। ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है? प्रिज्म एक 3D शेप है और उसके अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। लेकिन ये तो क्या है? उसका ये फ्रंट फेस है, उसका ये फ्रंट फेस है। एक्चुअल में ये 3D होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है बेटा। ये जैसा आपने देखा, ये इस तरीके से ये प्रिज्म है। इसमें इस एंगल को मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे ये बी है और ये सी है। यहाँ पे जो एंगल ये दिख रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है बेटा? ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और इसमें दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, वह रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है बेटा। सबसे पहली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये है, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और इसकी जो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ये है, ये इसकी दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका सिंपल डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो सिंपल डायग्राम में सिर्फ ए बी सी लेते हैं और इस तरीके से इसको हम लोग शो करते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जब कोई रे या फ्लाइट रेयर मीडियम से जब इस प्रिज्म पे आती है तो यह प्रिज्म क्या करता है? एक डेंसर मीडियम होने की वजह से या उस रे या फ्लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जैसे मान लीजिए कि कोई रे या फ्लाइट अगर इस तरह से इस फेस पर इंसिडेंट हो रही है, इस फेस पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ऐसे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही या रे या फ्लाइट रेयर से डेंसर में इंटर करती है तो क्या होती है? ये अपने टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो जाती है, इस तरह से बेंड हो जाती है। और फिर जब इस सरफेस से जब आउट होती है, यानी जब भी वह रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। मतलब यहाँ से ये क्या होती है? इस तरह से बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो यह फिनोमेना इस प्रिज्म के द्वारा यहाँ पे हैपन किया जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? यहाँ पे कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। पहली चीज कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है और इसमें एक एंगल ऑफ डेविएशन होता है, उस एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज और, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग I1 नाम देंगे, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो एंगल है इसको R1 नाम देंगे, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको R2 नाम देंगे। एक्चुअल में ये तो होना चाहिए था I2, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो डेंसर मीडियम के अंदर जो एंगल बनते हैं उसको R1 R2 से ही हम लोग लिखते हैं। बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। और जो फिर ये एंगल बाहर बन रहा है इसको हम लोग I2 नाम देंगे। ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है, कभी कभी इसको ई भी लिखा जाता है। इसको आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ
इमरजेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ। हाँ बेटा बोलिए सर। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग तो जहां से रे आ रही उसे इंसिडेंस कहते हैं ना। हाँ क्या बोले बेटा? सर लॉ के अकॉर्डिंग तो जहां से रे आ रही है उसे इंसिडेंस कहते हैं। बिल्कुल इंसिडेंस एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ अब इसमें एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है इसमें। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मीन्स अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को अगर सीधे मैं प्रोड्यूस कर देता, ये सीधे प्रोड्यूस कर देता, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है अगर इसको बैक रेस्ट कर देता मैं, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस एंगल का भी हमें कैलकुलेशन करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म का भी कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें इसे बतानी है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा मतलब बहुत वो बन गया है, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ जिसमें बहुत थोड़ी चीज लेंगे जो आपको क्लियर समझ में आएगा, और ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो सकता है, और एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो ग्राफ आता है वह ग्राफ कैसा आता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है, एंगल I1 और I2 कब आपस में इक्वल होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इसका एक फ्रेश यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ हमने ये लिया, सिर्फ हमने ABC लिया है, A, B एंड C, जो ये एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट को हमने इस पे इंसिडेंट कराया, और ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होते हुए, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होते हुए फिर ये बाहर हो जाती है, और जब रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। इस एंगल का नाम मैंने I1 दे रखा है, इसका R1 दे रखा है, इसका R2 दे रखा है, और इस एंगल का नाम R2 दे रखा है, I2 दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मैंने बताया कि इस रे ऑफ लाइट को हम सीधे प्रोड्यूस कर दें और इस रे ऑफ लाइट को बैक साइड में प्रोड्यूस करें। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है डेल्टा, इस डेल्टा एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और ये एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है बेटा। तो इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आप देखिए बेटा इसको। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर उसे R2 क्यों लिख रहे हैं, I2 क्यों नहीं लिखते? हाँ यहाँ पे I2 भी लिख सकते हैं, कोई सॉरी, हाँ I2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि डेंसर मीडियम में जो एंगल बनता है उस एंगल को R1 R2 से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया। फिर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये जो डेंसर मीडियम है, जैसे मान लीजिए कि ABC, ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में जो एंगल बनेगा उसको R1 R2 से, एक्चुअल में है वही R2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R1 जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर हो गया बेटा? बस नोटेशन चेंज किया गया है, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही नोटेशन मिलेगा, फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखें कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन में, एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन मिलता है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये है
कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम C दे देता हूँ, इसका नाम D दे देता हूँ और इसका नाम अगर मैं E दे देता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि CDE एक ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल के लिए जो डेल्टा एंगल है वह एंगल ऑफ एक्सटर्नल एंगल है क्या बेटा बोलो? CDE के लिए एक्सटर्नल एंगल है क्या ये? यस सर। एक्सटर्नल एंगल है, तो यहां आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल CDE डेल्टा इज एन एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटर्नल एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मीन्स ये हो गया कि अभी जो मैंने ये ब्लैक से ये एंगल और ये एंगल लिखा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर इस एंगल की बात करें तो CED है बेटा, तो एंगल CED कितना डिग्री होगा ये कैसे बता सकते हो आप लोग? एंगल CED की वैल्यू कितना डिग्री होगी पता चल रहा है क्या? चलिए इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखो बेटा, जो ये नॉर्मल है और जो ये इंसिडेंट रे है, तो इसमें जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल R1 प्लस CED के बराबर है। आप देख सकते हो, मैं इसको इधर खींचता हूं, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंस रे है, इसको मैंने ऐसे डॉटेड करके आगे बढ़ाया है। और ये जो एंगल I1 है इस पूरे एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन इसी में एक रे ऐसी चली गई है जो ये बीच में है, जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, और इतने एंगल को यदि R1 बताया जा रहा है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बेटा जल्दी से बता दो जयेश। देखिए ये जो एंगल मैंने डबल एंगल से रिप्रेजेंट किया है, ये एंगल कितना होगा राजदीप? 90 माइनस। अरे 90 क्यों होगा बेटा? I माइनस गुड, ये हो जाएगा। अगर I1 है तो I1 माइनस R1 के बराबर होगा ना बेटा। ये देखो ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो I1 के बराबर होगा, उसमें से R1 माइनस हो गया तो I1 माइनस R1 हो गया। ये एंगल I1 माइनस R1 हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं सिंस एंगल ECD इक्वल टू I1 माइनस R1, सेम वैसे ही एंगल EDC कितना हो जाएगा, एंड एंगल EDC इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा, तो देखो इधर का I2 है तो ये पूरा I2 होता, I2 में से R2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा I2 माइनस R2। ये दोनों एंगल मिल गया बेटा, एंगल ये और ये दोनों एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो जो एंगल डेल्टा है वह एंगल डेल्टा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहां आप लिखेंगे सिंस डेल्टा इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल EDC, क्यों होगा तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, ये मिल गया। तो देयरफॉर इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूं I1 प्लस R1 प्लस इसके प्लेस पे लिख सकता हूं I2 माइनस R2, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से I1 प्लस I2 को एक साथ कर दें और सॉरी ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, और R1 माइनस R2 में से माइनस साइन को बाहर कर दें तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये हमें मिल गया डेल्टा। तो आप इसको एक बात सेव करके यहाँ पे रखो, ये इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ये इतनी बात समझ में आ गई क्या कि डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखें, अगर मैं इसको ये देखो, एक तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिल चुका है, एंगल ऑफ डेविएशन इससे मिल चुका है, लेकिन इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं किसके टर्म में, तो एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में। एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो,
आप ईस्ट वाले रे को आगे बढ़ा दो, नॉर्मल को, और ईस्ट नॉर्मल को आगे बढ़ा दो। ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ACOD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ACOD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? द सिंस ACOD इज ए क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल ACO प्लस एंगल O प्लस एंगल ODA इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? जल्दी से बता दो। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये मिल गया 360 डिग्री। अब यहां पे देखो बेटा ध्यान से, ACO कितना डिग्री है? ACO कितना डिग्री है राजदीप? ACO कितना डिग्री है? अरे ACO I1 कैसे होगा? ये नॉर्मल है, ये नो क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री बना रहा है बेटा। यहां पे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म के सरफेस पे ये नॉर्मल डाला गया, तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा ना? हाँ सर। तो ACO 90 डिग्री है, और सेम वैसे ही ODA भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी क्या है? OM नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे देयरफॉर एंगल A प्लस ये 90 हो जाएगा, प्लस एंगल O प्लस ODA ये भी 90 हो जाएगा, इक्वल टू में 360 डिग्री। ये मिल गया। अब यहाँ से एंगल A प्लस एंगल O, एंगल A प्लस एंगल O, इन दोनों को 90 प्लस 90 180 उधर भेज देते हैं, तो 360 माइनस कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? 180। तो एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू कितना मिल गया? 180 डिग्री। ये मिल जाएगा। एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है COD, इन ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में चले जाओ, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये कितना डिग्री हो गया बेटा? R1 प्लस R2 प्लस O कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो देयरफॉर अब यहां से आप देख सकते हो कि इन दोनों रिलेशन से, इससे और इससे, इसका भी आरचेस 180 है, इसका भी आरचेस 180 है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ऐसा हो जाएगा। एंगल O से एंगल O कैंसल, मीन्स एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2 मिल गया। अब ये R1 प्लस R2 की ये वैल्यू आप इस वाले में रख दो, एंगल ऑफ डेविएशन में, तब यहां पे हमें क्या मिल रहा है? देयरफॉर फ्रॉम 1 एंगल ऑफ डेविएशन को इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किसके? एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो ये मिल जाएगा हमें डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का A। ये मिल गया बेटा। एक और रिलेशन हमें मिल गया, डेल्टा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने का एक और हमें यहाँ पे फार्मूला मिल गया। एक तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, अब यहाँ पे मिल गया कि एंगल A जो होगा, मतलब जो प्रिज्म का एंगल है, इन दोनों एंगल के सम में से माइनस कर दे तो भी एंगल ऑफ डेविएशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो एक तो फार्मूला ये हो गया। अब इसको एक फार्मूले से और हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फार्मूले से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर या सी वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज कर दूं,
तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, देखो ये सब सेपरेट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब एक में एक कंबाइन है, ऐसा नहीं चल रहा है, यहाँ पे सब सेपरेट में बता रहा हूँ कि एंगल सी पर अगर स्नेल्स लॉ यूज किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं बाई स्नेल्स लॉ I1 मतलब सॉरी, अगर इसका इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ1 और इस ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ2 लिखा जाए तो μ1 इंटू साइन I1, μ1 इंटू में साइन I1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1, μ2 इंटू साइन R1, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप लोगों को मालूम है कि यदि एंगल बहुत स्मॉल हो जाए, मीन्स I1 और R1, इफ I1 एंड R1 आर वेरी स्मॉल, देन साइन I1 अप्रोक्सीमेटली I1 लिख सकते हैं एंड साइन R1 अप्रोक्सीमेटली इसको R1 लिख सकते हैं। मीन्स एंगल यदि बहुत छोटा हो जाए तो साइन I1 को I1 और साइन R1 को R1। इस वाले केस में यानी कि प्रिज्म की केस में हम लोग I1 और R1 ये तब लिख पाएंगे जब I1 और R1 की वैल्यू कितना हो जाए, 10 डिग्री से छोटी हो जाए। अगर 10 डिग्री से छोटा हो जाए तो साइन I1 को I1 और साइन R1 को हम लोग R1 लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम इसको ये वैल्यू अगर ट्रांसफर कर दी जाए तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इसके प्लेस पे देयरफॉर μ1 इंटू I1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2 इंटू R1 बन जाएगा। μ1 इंटू I1 इक्वल टू μ2 इंटू R1। देयरफॉर अब यहां से अगर I1 कैलकुलेट कर लिया जाए I1, तो देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा μ2 अपान में μ1 इंटू में R1, या इसको μ2 अपान μ1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 μ2 भी लिखा जा सकता है। मीन्स ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 1 μ2 इंटू में R1। एक रिलेशन आप ये रख लीजिए, I1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब दूसरा, इसी तरह से अगर मैं D पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करता हूँ, D पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ यूज किया जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे होगा μ2 इंटू R2 और इधर का फिर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा। तो μ2 इंटू साइन R2 एंड μ2 इंटू साइन R2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन I2, ये ऐसा मिल जाएगा हमें। तो यहां से भी अगर R2 और I2 वेरी स्मॉल होंगे तो साइन R2 को R2 और साइन I2 को I2 लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा देयरफॉर μ2 इंटू R2 इक्वल टू μ2 इंटू I2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I2 एंड R2 आर वेरी स्मॉल, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर I2 निकाला जाए तो देयरफॉर I2 इक्वल टू, देखो बेटा μ1 इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स μ2 अपान में μ1 इंटू में R2, या कुल मिला के क्या मिल गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 μ2 इंटू में R2। ये हमें मिल गया बेटा R2 की वैल्यू, सॉरी I2 की वैल्यू। तो यहाँ से I1 हमने निकाल लिया है, यहाँ से I2 निकाल लिया है। ये I1 और I2 की वैल्यू अगर फिर मैं इस वाले इक्वेशन में रख देता हूँ तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है फिर एक दूसरे रूप में हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बेटा आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है क्या, बस थोड़ा सा लिखना था इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, लिखा जा सकता है वहां पे। बस अब इसमें रख दीजिए देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू I1 के प्लेस पे लिख दूं मैं 1 μ2 R1
प्लस I2 के प्लेस पे 1 म्यू टू R2, 1 म्यू टू R2 माइनस में ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको एक सेकंड बेटा, सर हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है आपका लेमडा इक्वल टू 1 म्यू टू। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। इसमें से 1 म्यू टू को कॉमन निकाल दो, 1 म्यू टू कॉमन निकाल दें तो R1 प्लस R2 बन जाएगा, माइनस का ये बन गया तो R1 प्लस R2। देखो बेटा यहाँ पे R1 प्लस R2 किसके बराबर है, एंगल ए के। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू टू इंटू में ए। देखो बेटा यहाँ से R1 प्लस R2 इक्वल टू ए है, तो ये आपको मिल गया R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो हमने इस R1 प्लस R2 के प्लेस पे ए लिख दिया, माइनस का ए, इसमें से ए को कॉमन निकाल दें तो डेल्टा इक्वल टू मिल जाएगा 1 म्यू टू माइनस 1 इंटू में ए। तो ये आपको एक नया फिर यहाँ पर रिलेशन मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। 1 म्यू टू को आप म्यू भी लिख सकते हो, 1 म्यू टू को आप म्यू भी लिख सकते हो। बहुत जगह म्यू लिखा मिलेगा, क्यों लिखा मिलेगा, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव 1 म्यू टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो ये डेल्टा इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के 3 तरीके बताए। पहला तरीका ये बताया कि डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 होगा। दूसरा बताया डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का ये हो जाएगा। और तीसरा मैंने बताया कि डेल्टा इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1 इंटू में ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप तीनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला यूज करके आप लोग ये क्या फाइंड कर सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन, मींस ये एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है तो देखो बेटा ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। कहने का मतलब ये हो गया कि जो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों का जो सम होगा वह एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। तो ये एक तरीके से क्या है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म है बेटा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये भी आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। और यहां भी ये एंगल ऑफ डेविएशन ही फाइंड किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। तीनों चीजें अलग अलग तरीके से निकाली गई है और तीनों में एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग क्वांटिटी पे, अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रही है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था, ये प्रिज्म के थ्रू क्या था, रिफ्रैक्शन था। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है इसमें? सर हाँ बेटा बोलो। सर
क्या एंगल ऑफ सर वो जो डेविएशन वो इन सब में डिपेंड करता है क्या? नहीं, सब में डिपेंड तो करता है, लेकिन उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करने जाए, और न्यूमेरिकल में आपके सामने दे दिया गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज समथिंग एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज समथिंग। तो आप बताओ बेटा, इसमें से कौन से फार्मूले लगा करके एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे आप? ये वाला फार्मूला, ये वाला लगाएंगे, है कि नहीं? सर क्वेश्चन रिपीट कर। मैं ये बोल रहा हूं कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.33 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें डेविएशन फाइंड करने के लिए? यस सर, वो वाला, ये वाला आएगा। कोई एक ऐसा एंगल दिया गया, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज समथिंग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज समथिंग एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज समथिंग। तब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या ये वाला फार्मूला आ जाएगा बेटा? यस सर। और सेम वैसे ही इसको कब यूज करेंगे? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया गया हो। ठीक है, ओके सर। तो डिपेंड तो सब पे कर रहा है, लेकिन केसेज अलग अलग हैं। जैसा हमारे सामने इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से इसमें से फार्मूले को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? सर एग्जाम में प्रूफ करना होगा क्या? एग्जाम में प्रूफ बेटा, ये जो अभी मैं बता रहा हूं ना, ये आपका सेकेंड टर्म में ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है सर, तो एग्जाम में भी प्रूफ आएगा क्या इसका? एग्जाम में बिल्कुल, अभी तो सब्जेक्टिव होने वाला है बेटा, प्रूफ क्यों नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रूफ इसका। सर ये चारों फॉर्मूला या एक? कोई बात नहीं, चारों फार्मूले नहीं, ये तो मैंने आपको चारों केसेज बताए, उसमें हो सकता है कोई एक पूछा जाए। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। हाँ, ये तो मैंने अलग अलग केसेज बता दिए कि भाई कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको ना लगे कि हाँ ये हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने ले लिया है, सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, हाँ बेटा बोलो। सर मेरा बीच में अभी नेटवर्क चला गया था, तो एक बार आप इसको पूरे को सर एक बार जल्दी से बता देंगे। देखो बेटा, ये एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है जिसमें ये दो इसके सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होती है, पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जो नॉर्मल रहता है उसे उसके टुवर्ड्स बेंड होती है, और फिर जब इस डेंसर मीडियम से जब बाहर निकलती है, एयर में निकलती है, तो ये क्या होती है, अपने नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इस तरह से दिखाया गया है। मैं इसके ABC यानी कि जो फ्रंट से सरफेस आप देख रहे हैं, फ्रंट वाले फेस को मैंने यहाँ पे लिया है, और ये ABC ये बना लिया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। बट इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। इसका एयर है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इधर भी ये μ1 है। अब यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है जो डेल्टा से, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन करते हैं। या रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट कर रही है। तो इनिशियल रे टू लाइट को मैंने आगे बढ़ाया है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैकरेस्ट किया है। तो यहाँ जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन करते हैं। अब यहाँ से हम देखें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है ट्रायंगल ECD के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल मैंने बताया था कि जो ये एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? तो ये बराबर है I1 माइनस R1 के, और जो ये एंगल है, ये एंगल या I2 माइनस R2 के बराबर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों एंगल के सम इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, और इसमें से I1 प्लस I2 को एक साथ ले लिया, इन दोनों में से माइनस साइन को बाहर करके R1 प्लस R2 कर दिया। तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने का एक फार्मूला बन गया। दूसरा हमने
ये देखा कि इसमें मतलब उसी फार्मूले को मैं दूसरे फॉर्म में चेंज किया हूँ। ACOD मतलब इन दोनों नॉर्मल को बैक साइड में बढ़ाया तो O को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गया है, या एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। इस क्वाड्रिलेटरल में देखोगे तो ये जो एंगल ACO है यह 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है, और ADO ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये नो जो है नॉर्मल है। तो ये दोनों अगर 90 के हो गए तो एंगल A प्लस एंगल O ये 90 का हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो उसमें से दो अगर 90 है तो बाकी दो का सम कितना हो गया 180। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180। अब मैंने एक ट्रायंगल सिलेक्ट किया है COD में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इन दोनों का आर्चेस इक्वल होने की वजह से एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल O से एंगल O कैंसिल हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2 मिल गया। अब ये एंगल A जो R1 प्लस R2 के इक्वल है तो R1 प्लस R2 के प्लेस पे इस वाले में मैंने रख दिया एंगल A, तो इसे का एक एंगल ऑफ डेविएशन इस फॉर्म में मिल गया, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I। तो एक फार्मूला ये बन गया। एक तीसरा और फार्मूला मैंने डिराइव किया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में है। तो यहां से स्नेल्स लॉ यूज किया है मैंने इस वाले पॉइंट पर, μ1 इंटू साइन I1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1। यहाँ पे I1 और I2 अगर बहुत छोटे एंगल्स हैं तो यहाँ पे साइन I1 को I1 और साइन R1 को R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, यहाँ पे साइन I1 इक्वल टू I1 साइन R1 इक्वल टू R1। अब ये बन गया है μ1 इंटू I1 इक्वल टू μ2 इंटू R1। I1 इक्वल टू निकाल दिया तो μ1 को नीचे भेज दिया, μ2 अपान μ1 इंटू R1। इसको हम लोग μ2 अपान μ1 को 1 μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेम वैसे ही इस वाले पॉइंट पे भी मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया है। यहाँ पे हो जाएगा μ2 इंटू साइन R2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन I2। अगर R2 और I2 बहुत ही स्मॉल एंगल्स है तो इनकी जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन I2 की जगह पे R2 और साइन R2 की जगह पे R2 और साइन I2 की जगह पे I2। तो μ2 इंटू R2 इक्वल टू μ1 इंटू I2 लिख लिया। यहाँ से I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, μ2 अपान μ1 इंटू R2, या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 μ2 इंटू में I2 और I1 की वैल्यू फिर मैंने इस वाले इक्वेशन में रखा I1 और I2 के प्लेस पे। ये कुछ ऐसा बन गया, इसमें से 1 μ2 को कॉमन कर दिया, R1 प्लस R2 माइनस 1 आ गया, A आ गया, और R1 प्लस R2 के प्लेस पे ये R1 प्लस R2 मतलब एंगल A रख दिया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 μ2 इंटू A माइनस A को कॉमन कर दिया तो डेल्टा इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इंटू में A। तो ये एक तीसरा रिलेशन हमें मिल गया। मतलब ये तीनों ही रिलेशन हमने किसके लिए निकाला है, तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए निकाला है। ठीक है बेटा। और अगर हमें प्रिज्म का एंगल चाहिए कि प्रिज्म का एंगल कितना है, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से प्रिज्म का एंगल मिल रहा है, एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सर? हाँ बेटा। यस सर। बोलिए सर वहाँ μ1 इक्वल टू 1 क्यों हो गया? μ1, अच्छा μ1 इक्वल टू 1 क्यों है? μ1 क्या है बेटा, मालूम है आपको? μ1 क्या है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ओके सर। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए μ1 को लिए 1 हो जाएगा। ये μ2 है, ये ग्लास है, तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम लोग मान के चलते हैं, अगर वो तो अलग अलग वेराइटी का होता है लेकिन उसका 1.5 ऐसे जनरल मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, बस उसको जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि अपने पास 10 मिनट का टाइम है। प्रिज्म फार्मूला।
सर हाँ बेटा। सर वैसे हम लाइट को बेंड करते क्यों है सर? लाइट को एक्चुअल में हम बेंड करते नहीं है, वो बेंड हो जाती है एक्चुअल में। सर उसका हाँ, बेंड का मतलब ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ये तो एक क्या है, या एक रूल है एक्चुअली। जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे ना, वेव ऑप्टिक्स में, तो इसके लिए हम लोग वो रीजन समझ पाएंगे कि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में क्यों बेंड होती है। तो थोड़ा सा 2-1 दिन और अपने को वेट करना पड़ेगा। वैसे टॉपिक ओवर होने वाला है, तो तुरंत अब हम लोग इंटर करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी कि क्यों रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है जब कोई रेयर से डेंसर में जाती है या डेंसर से जब रेयर में आती है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, अब हम लोग को देखना है कि प्रिज्म फार्मूला क्या होता है। एक्चुअल में प्रिज्म फार्मूला जब हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म पर प्रिज्म पर इस तरह से इंसिडेंट होती है, तो अपने पाथ से क्या होती है, ये बेंड होती है, और बेंड होकर के कुछ इस डायरेक्शन में निकल जाती है, और फिर यहाँ से अगेन ये बेंड होती है और अपने नॉर्मल से आगे हो जाती है। ये अभी हम लोगों ने देखा इसमें, और इसमें ये भी देखा था, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये रिफ्रैक्शन है, ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है या रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इसको हम मान लेते हैं कि वो है, ये प्रिज्म का एंगल है। एंगल ऑफ डेविएशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये इनिशियल रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितना डिग्री ये क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, इस एंगल को, ये जो एंगल है डेल्टा, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन देख रहे थे। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कम होगा, इसके लिए ये ग्राफ है जो ऑलरेडी हम लोग जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो प्रैक्टिकल में भी ये ग्राफ देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, तो उस एंगल को हमें चेक करना है कि कैसे वो कितना मिनिमम हो सकता है। तो बेटा देखो, इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इसको बनाते हैं कि इसके वर्सेस, तो ये बनाते हैं आई वर्सेस लेम्डा डेल्टा, आई वर्सेस डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। तो सिचुएशन इसमें ऐसी आती है कि जैसे एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, और अब उसके आगे यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, फिर इंक्रीज होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एंगल I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस पे जो एंगल ऑफ डेविएशन मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है, I2 हमने यहाँ पे लिया, I2 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ यहाँ पे आ गया। I3 हमने यहाँ पे देखा, I3 तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे 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 ये डिक्रीज हो रहा है बेटा, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन है कि अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, फिर अब ये इंक्रीज होने लगा बेटा, ये इस तरह से इंक्रीज होने लगा, ये ऐसे इंक्रीज होने लगा, और ये कुछ इस तरीके से फिर इसका ग्राफ ऐसा जाने लगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मीन्स ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आया है यह मिनिमम है बेटा, यह मिनिमम है। और इससे कम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होगा, इससे कम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने ये देखा तो यहाँ पे ये तो डिक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डिक्रीज हो रहा है। लेकिन I3 पे आकर के क्या हो गया, I3 पे आकर के मिनिमम हो गया, और फिर जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये फिर क्या होने लगा, एंगल ऑफ डेविएशन
ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो मिनिमम मिल रहा है, या एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। मतलब इस वाले पॉइंट पर I1 इक्वल टू I2 हो जाता है बेटा। समझ बात आ गई क्या? मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तभी मिलेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। और उस सिचुएशन में जो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बेस के ठीक पैरेलल हो जाती है। समझ बात आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? या एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं और रिफ्लेक्टेड रे बेस प्रिज्म के बेस के ठीक पैरेलल हो जाती है। मींस आपको बिल्कुल इसको सीधा ड्रा करना होगा। क्लियर होगी बात बेटा? इतनी ये बात क्लियर होगी क्या? यस सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। अब मान लीजिए कि ये आई के बराबर हो जाता है और आई के बराबर होता है। हाँ, रिपीट कर रहा हूं बेटा। एंड R1 इक्वल टू R2 ये भी हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और इसको मैं मान लेता हूं कि R के बराबर हो जाएगा। मैंने ये बताया इसमें कि जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन को हम इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, मतलब ये एंगल क्या कर रहे हैं, नॉर्मल के साथ में बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते जाता है। और डिक्रीज होते होते एक ऐसी पोजीशन आती है कि जिस एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन जो है मिनिमम हो जाता है और उससे कम नहीं होता है, उससे कम नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और उसके बाद यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इंक्रीज करता हूं तब क्या होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन अगेन ये इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है उस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों एंगल R1 और R2 ये आपस में भी इक्वल हो जाते हैं। समझ बात आ गई बेटा? और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, यह रे इस प्रिज्म के बेस के ठीक पैरेलल हो जाती है। क्लियर होगी बेटा इतनी बात? ये बात क्लियर होगी क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ बेटा, अब हम लोगों को, अब मान लो कि ये मिनिमम है, ये क्या है, ये मिनिमम है। अब हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है कि प्रिज्म फार्मूला क्या है। तब प्रिज्म फार्मूले को हम लोगों को लिखना है बेटा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज कर दूं तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। मान लो कि इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये ग्लास का। तो यहाँ पे बाई स्नेल्स लॉ μ1 इंटू में साइन R इक्वल टू μ2 साइन I इक्वल टू μ2 इंटू में साइन R होगा। अब यहाँ पे अगर μ1 अपान में μ2 में कर दूं या μ2 अपान μ1, इसको मैं इधर भेज दूं, साइन R को इधर लाऊं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ I अपान में साइन ऑफ R इक्वल टू μ2 अपान में μ1। ये हमें मिल गया। अब यहां से देखो बेटा, अभी हम लोगों ने पीछे वाले रिजल्ट में एक चीज निकाला था। क्या निकाला था हमने, याद होगा, हमने निकाला था कि जो प्रिज्म का एंगल होता है वह R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अभी लिखा था बेटा, इसमें बताया था ना कि एंगल ऑफ प्रिज्म R1 और R2 के इक्वल होता है। तो अगर R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे R प्लस R मैं लिख सकता हूं। ये कितना हो गया बेटा, 2R के बराबर। तो देयरफॉर R इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2। ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, R इक्वल टू A/2। और दूसरा एक डेल्टा इक्वल टू मैंने निकाला था, मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या निकाला था मैंने, डेल्टा इक्वल टू, ये हमने लिखा था I1 प्लस I2 माइनस का ये, याद होगा, ये मैंने लिखा था यहाँ पे।
अगर I1 और I2 दोनों इक्वल हैं तब उस सिचुएशन में I प्लस I माइनस का ये, तो ये हो जाएगा 2I माइनस का ये हो गया। और यहाँ से अगर I निकालना हो तो 2I इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए, या I इक्वल टू डेल्टा प्लस ए होल अपान में 2। तो I इक्वल टू ये निकाल लिया, R इक्वल टू मैंने ये निकाल लिया। और इन दोनों में अगर इनकी वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ पे डेल्टा क्या है बेटा, ये कब हो रहा है, I1 और I2 I के बराबर हो रहा है, R1 और R2 कब R के बराबर हो रहा है, जब डेल्टा मिनिमम हो रहा है। जब डेल्टा मिनिमम है तो ही ये कंडीशन बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर I इक्वल टू क्या मिला, I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस में ए अपान में 2, ये मिल जाएगा। अब अगर मैं I और R की ये दोनों वैल्यू, ये R और ये I, इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इसमें रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, देयरफॉर μ2 अपान μ1, देयरफॉर μ2 अपान में μ1 इक्वल टू साइन I, तो साइन इनटू I के प्लेस पे क्या लिखो बेटा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल अपान, सॉरी डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपान में 2 अपान साइन, और R के प्लेस पे क्या लिखूं बेटा, साइन R के प्लेस पे क्या लिखूं, a बाई 2। ये आपका मिल गया प्रिज्म फार्मूला। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया कि कुछ डाउट है, बोलो जल्दी। राजदीप, जयेश, प्रियांशी, निखिल, यस सर। आगे बेटा समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये प्रिज्म फार्मूला बनने हो गया और प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन था वो हो गया। कल की क्लास में हम लोग डिस्पर्शन पढ़ने वाले हैं और डिस्पर्सिव पावर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा? सर इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर। हाँ बेटा।